नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जारी है और बीजेपी राष्ट्रीय परिषद का 2 दिवसीय अधिवेशन दिल्ली में भारत मंडपम में होना है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता भी इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे इस अधिवेशन में। आपको बता दें कि कल से दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के माध्यम से लोकसभा चुनाव की रणनीति को और मुकम्मल और पुख्ता किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद का 2 दिवसीय अधिवेशन होना है और बात करेंगे हमारे सहयोगी दिलीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, क्या डिटेल्स मिल पा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम राष्ट्रीय परिषद की बात करें तो कल इसकी शुरुआत होगी। इससे सबसे पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी और उसके बाद 3 बजे का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, जिसमें झंडोत्तोलन किया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो झंडा फहरा करके राष्ट्रीय परिषद की शुरुआत करेंगे। सामने जानकारी मिल रही है जिसको लेकर के बीजेपी की ओर से भी कहा गया है कि लगभग 11,500 प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय परिषद में शामिल होंगे और 2 प्रस्ताव मुख्य तौर पर पास करवाए जाएंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव के पहले, जैसा कि 2014 के पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी और उसी तरह 2019 के पहले भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, तो 2024 का जो चुनाव है उसके पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और इसमें चुनाव को लेकर के रणनीति वो पास करवाया जाएगा। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय परिषद जहां पर होगा, भारत मंडपम में राष्ट्रीय परिषद होगा और वहां पर आज विकसित भारत को लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो करेंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उद्घाटन भाषण वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा, लेकिन जो समापन भाषण होगा, जो जीत का मूल मंत्र है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देंगे। जो आखिरकार संदेश यहां पर लगभग 11,500 प्रतिनिधि आएंगे, वो जो आखिरी संदेश जो ले जाएंगे, जो जीत का मंत्र ले जाएंगे, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो जीत का मंत्र देंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11,500 लोग प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर के बीजेपी ने काफी तैयारी की है। इसमें जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे, पूर्व सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे, विधायक देश भर के वो मौजूद रहेंगे, सारे जो स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे, संगठन प्रभारी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेयर, डिप्टी मेयर, तो काफी ग्रास रूट लेवल तक के कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया गया है, ताकि बीजेपी 2024 का जो लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी जो तैयारी है, रणनीति है, उसको प्रभावी तौर पर किया जा सके। इसको लेकर के मंथन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मंत्र देंगे, उसको लेकर के पूरी तैयारी वो यहां पर की जा रही है। और 2 दिवसीय अधिवेशन में विनीत निश्चित रूप से कई अलग अलग सेशंस होने हैं और इन सेशंस के माध्यम से न सिर्फ कार्यकर्ताओं को साधने का प्रयास होगा, बल्कि हर क्षेत्र में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के अनुसार आपकी रणनीति कैसी रहे, ये सब भी ध्येय इसमें लेकर चल रही है पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विनीत। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। ग्वालियर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट पर लगातार चुनाव लड़ने वाले अशोक सिंह राज्यसभा में जाने वाले हैं। दरअसल ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि ग्वालियर में 17 साल बाद अब कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में चेहरा कौन होगा? पार्टी कई दमदार चेहरा होने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन उसके दावे में दम नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ बीजेपी इसे वॉक ओवर मान रही है। एमपी कांग्रेस को नए चेहरों की तलाश है, चेहरे जो दमदार हों और लोकसभा चुनाव में पार्टी को करिश्माई विजय दिला सके। एक तो पार्टी के कई बड़े चेहरे चुनाव लड़ना नहीं चाहते, ऊपर से ग्वालियर के दमदार चेहरे अशोक सिंह राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में चेहरों की तलाश और गहरी होती जा रही है। अब पार्टी के भीतर सवाल गूंज रहा है, अशोक सिंह नहीं तो कौन? वैसे कहने को तो पार्टी नेता बहुत कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस में कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस में बहुत प्रत्याशी है और कांग्रेस में लाइन लगी है प्रत्याशियों की, और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जनता फैसला करेगी। नहीं, कार्यकर्ता रणनीति बनाएंगे और अच्छी रणनीति रहेगी, कांग्रेस जीतेगी। ग्वालियर कांग्रेस के दमदार चेहरा माने जाने वाले अशोक सिंह साल 2007 से 2019 तक लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा। उधर अशोक सिंह को राज्यसभा जाता देख दूसरी पंक्ति के कई नेताओं को लॉटरी लगने की आस जग गई है।
इसमें विधायक सतीश सिकरवार और साहब सिंह गुर्जर का नाम भी शामिल है। इनके अलावा पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, सुनील शर्मा, मितेंद्र सिंह, देवेंद्र शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। दूसरी तरफ ग्वालियर सीट पर एक शक्ति राज करने वाली बीजेपी इसे वॉकओवर मान रही है। नहीं, ग्वालियर तो देखिए हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। जब से स्वर्गीय बहादुर सिंधिया जी ने शिवपुरी गए वो, उसके बाद तो मेरे ख्याल से लगातार भाजपा जीतते आ रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी कम से कम ग्वालियर में तो कोई विशेष चुनौती भाजपा के लिए रहने वाली नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। पर फिर भी लड़ाई है, चुनाव है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महासंग्राम में उतरने की तैयारी में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। पार्टी के चर्चित चेहरे कदम पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा की आज धूमिल होता देख कमलनाथ मायूस हैं। एमपी कांग्रेस की मुसीबतें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की राह के रोड़े हटाती जान पड़ती है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और अब की बार केंद्र में सरकार का नारा लेकर इंडी गठबंधन बनाने वाली कांग्रेस को एक बार फिर जोरदार झटका लगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इससे पहले जयंत चौधरी, नीतीश कुमार मोड़ चुके हैं। बाकी दलों में भी गठबंधन को लेकर संशय लगातार बरकरार है। अब सवाल यह उठ रहा है कि एक एक कर बिखरता यह इंडी गठबंधन का कुनबा सियासत के सबसे बड़े संग्राम में आखिर कहां खड़ा होगा। इंडी गठबंधन 24 के लिए 28 होने चले थे, 25 होकर रह गए। 25 भी बने रहेंगे या उससे भी नीचे खिसकेंगे, कोई गारंटी नहीं। खिसकेंगे तो कितना खिसकेंगे, किसी को मालूम नहीं। बीजेपी विरोधी दलों को एक छत के नीचे लाकर केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने फैसले से सबको हैरान कर दिया है। देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला इंडी गठबंधन के सबसे भरोसेमंद साथी थे, लेकिन उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चोट है। इंडी गठबंधन को जम्मू और कश्मीर में एक और तगड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सभी 5 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। What about सीट शेयरिंग? कल शायद उमरुल्लाह इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, अरविंद केजरीवाल का कुछ भरोसा नहीं, अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं, ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। न गठबंधन का नेता तय हुआ है, न संयोजक का पता है और न चेहरा सामने आया। ऐसे में इंडी गठबंधन की नाव मझधार में हिचकोले खाती नजर आ रही है। बिहार में नीतीश, यूपी में जयंत चौधरी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव पंजाब में अकेले लड़ेगी, क्योंकि उनके प्रदेश के नेता वहां गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में अब की बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रहे इंडी गठबंधन की चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, क्षेत्रीय पार्टियों ने जातीय वोट बैंक को साधकर लंबे वक्त तक राज्यों की सत्ता पर राज किया और केंद्र में भी सत्ता के साझीदार बने रहे। अब की बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन क्षेत्रीय क्षत्रपों को इन्हीं के सियासी चाल से मात देने की रणनीति बना रही है, जिसमें प्रमुख भूमिका में है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यादव समाज से आने वाला बीजेपी का ओबीसी चेहरा,
मोहन यादव के चेहरे के सहारे पार्टी मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश के ओबीसी वोटर्स को भी साधने की कोशिश में जुटी है। जनवरी में मोहन यादव ने बिहार का दौरा किया, उसके बाद फरवरी में उत्तर प्रदेश के दौरे पर वे गए और अब तेलंगाना का दौरा। मोहन यादव के हैदराबाद दौरे से यहां के ओबीसी वोटर्स में पैठ की कवायद है। कांग्रेस कह रही है जाति की राजनीति से परहेज का दावा करने वाली पार्टी जातीय समीकरण साध रही है। राजनीति करती है और उसका दिखावा भी करती है। धर्म में भी हम देखते हैं कभी राजनीति को नहीं लाना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पे भी करती है, जातियों के नाम पर भी करती है। कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों की राजनीति करती है, उसने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी, ना ही जातिवाद की ऐसी कोई बात करी। हम बोलते हैं जातिगत जनगणना करवाइए, तो जातिगत जनगणना पर चुप हो जाती है, बातों को घुमाती है। लेकिन पिछले दिनों यूपी के दौरे पर गए सीएम मोहन यादव ऐसी बातों से इनकार कर रहे हैं। आजमगढ़ के दौरे पर गए मोहन यादव ने कहा कि 400 साल पहले यहीं से उनके पूर्वज एमपी गए थे। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बनकर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। ये बात किसी से छिपी नहीं कि दशकों तक आजमगढ़ क्षेत्र की 5 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। पूर्वांचल में MY यानी कि मुस्लिम यादव वोटों के गठजोड़ से समाजवादी पार्टी को लंबे वक्त तक सत्ता हासिल होती रही। कुछ ऐसा ही बिहार में लालू यादव ने किया। उधर बीजेपी का कहना है कि वंशवाद और जातिवाद की राजनीतिक बुनियाद पर सत्ता सुख लेने वाली विरोधी पार्टियां हैं। बीजेपी में प्रतिभा को सम्मान दिया जाता है। जाति के आधार पर, पंथ समाज के आधार पर बांटने का काम, ये काम कांग्रेस पार्टी का है। भाजपा तो समावेशी भाजपा है, सर्वस्पर्शी भाजपा है, सबको साथ लेकर चलने वाली भाजपा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। इस साल होने वाले सत्ता के महासंग्राम के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने मजबूत सियासी समीकरण के सहारे एक बार फिर से मैदान मारने की कोशिश में जुटी हुई हैं और बीजेपी विपक्षियों की इसी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए वही चाल चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस धर्मांतरण को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, उसे बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी भुनाने की तैयारी में है। अब राज्य में धर्मांतरण कानून बनने वाला है। विधानसभा में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी घोषणा की है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण कानून को विपक्ष में रही बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था। प्रदेश में धर्मांतरण और उसको लेकर हो रहे विवाद की वजह ने चुनाव में इसका असर भी डाला और अब जब बीजेपी सरकार में है तो सरकार धर्मांतरण कानून लेकर आ रही है। इस बात की घोषणा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की। धर्म स्वतंत्र विधेयक है, कानून है, परंतु वो नख विहीन है, वो दंत विहीन है। वो धर्मांतरण, इलीगल धर्मांतरण करने वाले लोगों में किसी प्रकार का भय पैदा नहीं करता है। कानून तो ऐसा होना चाहिए जो अपराध को रोक सके। और अब जो धर्म स्वतंत्र विधेयक, संशोधन विधेयक हम लाएंगे, वो लोगों में कानून तोड़ने पर का भय पैदा करेगा, डर पैदा करेगा। और छत्तीसगढ़ में जो लोभ लालच के दम पर, पैसे के दम पर धर्मांतरण होता है, वो रुकेगा और जो समाज में संघर्ष पैदा हो रहा है वो भी रुकेगा। कानून लाने की घोषणा के साथ ही बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस पर जमकर बरसे और कांग्रेस राज में धर्मांतरण के मामले और उसको लेकर हुए विवाद के आंकड़े सदन में रखे। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत इसे बिना जानकारी और बिना तैयारी के लाया जाने वाला कानून बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और उसे लेकर हुए विवाद की एक लंबी फहरिस्त है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से जिस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा उठ रहा है, सत्ता पक्ष एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर वोटर्स के बीच ताल ठोकने की तैयारी में है। विपक्ष इसका विरोध करता नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा किसे मिलता है। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर।
और इस बीच जगदलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि खड़ी कार में आग लगने का मामला शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताया जा रहा है। हालांकि दमकल के पहुंचने से पहले कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। रोटरी भवन के पास ये कार खड़ी थी और इस कार में आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। जगदलपुर में खड़ी कार में आग लगी थी। हालांकि जानकारी जब तक मिली उसके अनुसार बताया जा रहा है कि कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है और ऐसे में खड़ी कार में आग लगने का जो ये घटनाक्रम सामने आया है ये जगदलपुर से सामने आया। हालांकि इसमें कई आशंका भी जताई जा रही है। बहरहाल जांच इसमें यदि होती है तो स्पष्ट हो पाएगा। और मैहर के जरियारी गांव में एक सड़क हादसा हुआ जहां खाई में गिरी एक तेज रफ्तार बाइक। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बाइक स्लिप हो जाने की वजह से हादसा हुआ। बाइक फिसलकर नीचे गिर गई और इस पर दोनों बाइक सवारों के सिर पर चोट लगने से उनकी मौत हो गई है। मृतकों में एक 50 साल के कैलाश प्रसाद पटेल हैं, एक 40 वर्षीय रामजी पटेल भी इसमें मारे गए। और इस दुर्घटना की खबर बताने के साथ साथ हमारा मकसद आपको ये भी बताने का है कि दोपहिया वाहन चलाते समय कृपया हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। यदि इन दोनों ने हेलमेट पहना होता तो हो सकता है कि इनकी जान बच जाती। बढ़ते हैं आगे। जबलपुर से अगली खबर। सगाई से एक दिन पहले एक जवान ने सुसाइड कर लिया। बीएसएफ जवान ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। दरअसल बहदन रेलवे ट्रैक के पास जवान का शव मिला है। धर्मंतरी नगर थाना क्षेत्र के कुगवा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बीएसएफ के जवान ने आत्महत्या कर ली। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।